कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि कुछ ही देर में मीटियोर शावर होने वाला है। ये एक ऐसा इवेंट है जो आज से 10,000 साल पहले हुआ था, इसीलिए नासा भी इसे पूरी तरह से ट्रैक कर रहा होता है। अंतरिक्ष में हमें 5 बड़े बड़े मीटियोर्स को दिखाया जाता है। हर एक मीटियोर इतना बड़ा है कि अगर ये धरती से टकरा गया तो धरती से जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट अब इस मीटियोर शावर को देखना चाहते हैं, पर तभी अचानक से कुछ मीटियोर अपनी दिशा बदल देते हैं। वो चांद की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर सबके सब परेशान हो जाते हैं और तभी एक मीटियोर चांद से टकराता है, जिससे अंतरिक्ष में बहुत सारा मलबा छटक जाता है और अब वो सारा का सारा मलबा धरती की तरफ आ रहा होता है। और अगर ये मलबा धरती से टकराया तो धरती पर एक बहुत बड़ी तबाही होगी। हमें साइंटिस्ट मैडी को दिखाया जाता है जो व्हाइट हाउस को कॉल करके इसकी इन्फॉर्मेशन देती है कि अगले 1 घंटे में मीटिरॉइड के कुछ टुकड़े और चांद का मलबा धरती से टकराने वाला है, जिससे तबाही होगी। व्हाइट हाउस को पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता है। जल्दी मीटिरॉइड का एक टुकड़ा धरती से टकराता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद दूसरा मीटिरॉइड का जो टुकड़ा होता है वो ऑस्ट्रेलिया के समंदर की तरफ बढ़ रहा होता है, इसीलिए वहाँ आसपास के इलाकों से सबको हटा दिया जाता है। जल्दी वो टुकड़ा समंदर में गिरता है, जिससे एक बहुत बड़ी सुनामी आती है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जितने भी बीच वाले शहर होते हैं वहां पर पानी भर जाता है, जिससे भारी तबाही होती है। मैडी इसके बाद प्रेसिडेंट को कॉल करके बताती है कि जब मीटेरॉइड का टुकड़ा चांद से टकराया था तो उसने अपनी दिशा बदली और वो अपनी दिशा से धरती की तरफ 35,000 किलोमीटर और पास आ चुका है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये हमें जल्दी कैलकुलेट करना होगा। प्रेसिडेंट कहते हैं कि जल्द से जल्द मुझे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसकी पूरी रिपोर्ट बनाओ। और अब मैडी अपने काम पर लग जाती है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि बहुत सारी जगहों पर भूकंप और सुनामी आ रही हैं, पर जब वो पूरी तरह से इसकी तहकीकात करती है तो वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये चांद के धरती के पास आने की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इसकी वजह कुछ और है। इसीलिए वो एक दूसरे साइंटिस्ट को कॉल करती है जिनका नाम एलेक्स होता है। वो एलेक्स से कहती है कि जल्द से जल्द तुम मेरे पास आ जाओ। वहीं जो पहला मीटेरॉइड का टुकड़ा धरती पर गिरा था वो यूरोप में गिरा होता है, जहाँ पर हमें एक टूरिस्ट गाइड और कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। और जब वो उस एरिया के पास से गुजर रहे होते हैं तो उनके कंपास काम करना बंद कर देते हैं। जल्दी ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो मीटेरॉइड गिरा था। वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। साथ ही अब यूरोप में बहुत सारी जगह पर अपने आप ही बिजली गिर रही होती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। इसीलिए यूरोप का एक साइंटिस्ट जिसका नाम रोलैंड होता है वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो मीटेरॉइड है। वो देखता है कि मीटेरॉइड बहुत छोटा है, उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार जितने भी कंपास होते हैं उसी की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। अब वो इसकी इन्फॉर्मेशन मैडी को और एलेक्स को देता और बताता है कि जो मीटेरॉइड हमें मिला है दरअसल वो मीटेरॉइड नहीं बल्कि ब्राउन डॉर्फ है। ब्राउन डॉर्फ दरअसल डेड स्टार का एक पार्ट होता है। जब भी किसी स्टार की लाइफ पूरी हो जाती है तो उसमें एक ब्लास्ट होता है, जिससे उसके जितने भी टुकड़े होते हैं वो अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। और अब इन्हें पूरी पिक्चर समझ में आ जाती है कि जिन्हें ये मीटेरॉइड समझ रहे थे दरअसल वो ब्राउन डॉर्फ्स थे, यानी कि डेड स्टार्स के पार्ट्स जिनकी मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा होती है। और जब ब्राउन डॉर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा चांद से टकराया तो उसी की सतह में वो धंस गया, जिससे बहुत तबाही हुई। और अब क्योंकि उसकी मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा है इसीलिए वो धरती की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और धीरे धीरे धरती की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि चांद भी धरती से टकरा सकता है और अगर वो धरती की ऑर्बिट में आ गया तो वो किसी बड़े गोले की तरह धरती के ऊपर गिर जाएगा, जिससे पूरी धरती तबाह हो जाएगी। और अब मैडी अपनी पूरी रिपोर्ट लेकर प्रेसिडेंट के पास जाती है, उन्हें सारा सच बताती है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि जल्द से जल्द तुम इसके ऊपर काम करो। मैडी एलेक्स को अपने पास बुला लेती है। ये खास लैब से ऑपरेट करते हैं, जो लैब पूरी दुनिया के जितने भी स्पेस सेंटर्स होते हैं उन सब से कनेक्टेड होती है। वहीं हमें चांद को दिखाया जाता है जो धरती से साफ साफ दिख रहा होता है क्योंकि वो धरती के पास आ रहा है। और अगले 2 दिनों में धरती पर जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं वो सब के सब पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। अब रात को एलेक्स और मैडी दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं और जब ये डिनर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जितने भी लैंप्स होते हैं वो अपने आप ही ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। इन्हें पता चलता है कि धरती के ऊपर से एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गुजरी है जिसने धरती की ग्रेविटी को इम्पैक्ट किया है, जिस वजह से बहुत सारी चीजें अपने आप ही हवा में उठना शुरू हो गई हैं और जल्दी सब कुछ स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सबको समझ में आ जाता है कि धरती के ऊपर कितना बड़ा खतरा आ चुका है। जल्दी अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एलेक्स सबको एक थ्योरी बताता है कि जब वो ब्राउन डॉर्फ चांद से टकराया उसके अंदर चला गया तो उसका जो मास है जो पहले धरती से बहुत कम था अब वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही हैं। ये और भी इसी तरह से वेव्स आएंगी जिससे हमारी अर्थ को बहुत नुकसान होगा और धीरे धीरे चांद धरती के और भी करीब आ जाएगा। इसीलिए अब गवर्नमेंट पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट करवा देती है कि हर एक इंसान को अपने घर पर ही रहना है, कोई भी सड़क पर नहीं आएगा। हर तरह के वायु और सड़क पर चलने वाले यातायात को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। और होता भी ऐसा ही है,
जल्दी एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, जिससे एक बार फिर से धरती की जो ग्रेविटी होती है वो अफेक्ट होती है। जितने भी लोग होते हैं वो आसमान में उड़ना शुरू हो जाते हैं। वो ऊपर जाने से अपने आप को बचाने के लिए किसी न किसी चीज को पकड़ लेते हैं। साथ ही यहाँ पर सैटेलाइट और वायर कम्युनिकेशन भी खत्म हो जाता है। वहीं हमें साइंटिस्ट रोलैंड को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, क्योंकि वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते। वो प्रेग्नेंट भी होती है। हमें दिखाया जाता है कि रोलैंड की जो गर्लफ्रेंड है उसकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से वो बेहोश है। पर वहाँ पर कुछ लोग आकर उन सबको रेस्क्यू कर लेते हैं। मैडी पूरी कैलकुलेशन करके प्रेसिडेंट को एक और बुरी खबर देती है कि अगले 39 डेज में चांद धरती से टकरा जाएगा, जिसका मतलब ये है कि 39 डेज के अंदर धरती का खात्मा हो जाएगा। साथ ही इन्हें ये पता चलता है कि पूरी दुनिया अंधेरे में है। मात्र 20% ऐसी जगह हैं जो बैकअप पावर पर है। वहीं हमें एलेक्स के बच्चों को दिखाया जाता है, जो अपने डैड के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, क्योंकि उनका फोन नहीं लग रहा होता। इस दुनिया का हर एक कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से डेड हो चुका है। वो अपने ग्रैंडफादर से कहते हैं कि हमें डैड के पास जाना है। उनकी जिद पर उनके ग्रैंडफादर उन्हें अपने साथ गाड़ी से एलेक्स से मिलवाने के लिए निकल पड़ते हैं। पर एक बार फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, जिससे धरती की ग्रेविटी एक बार फिर से जीरो हो जाती है। बाहर चलने वाली हर एक चीज हवा में उड़ रही होती है। एलेक्स के बच्चों की जो गाड़ी है, जिसमें वो अपने ग्रैंडफादर के साथ है, वो भी हवा में उड़ जाती है। इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं हमें समंदर में एक बहुत बड़े कार्गो शिप को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से हवा में उठ जाता है। और जैसे ही मैग्नेटिक वेव का असर खत्म होता है, वो पानी में डूब जाता है। अब फ्रिक्वेंटली इस तरह की वेव धरती पर आ रही होती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान बढ़ जाते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया जाता है। मैडी चांद को स्टेबल करने के लिए एक तरीका बताती है। वो कहती है कि हमें चांद पर जाकर उस लोकेशन का पता लगाना होगा जहां पर वो क्रैक है, जिसके अंदर ब्राउन डॉर्फ है, ताकि हम अर्थ से मिसाइल भेजकर उस जगह को ब्लास्ट कर दे, जिससे चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे और उसके अंदर जो ब्राउन डॉर्फ है वो वहां से बाहर निकल जाएगा, जिससे चांद पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर आर्मी के बड़े बड़े जनरल्स भी होते हैं। वो कहते हैं कि बहुत ही रिस्की है, ऐसा करने में बहुत वक्त लगेगा। क्यों ना हम अर्थ से न्यूक्लियर मिसाइल को चांद से टकराएं, जिससे चांद पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाए और ब्राउन डॉर्फ का टुकड़ा वहां से बाहर निकल जाए। हालांकि इससे मैडी इत्तेफाक नहीं रखती। वो कहती है कि ये करना रिस्की हो सकता है। पर यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर से इस बारे में बात करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये चांद से मिसाइल को टकराएंगे। जल्दी ये मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं। न्यूक्लियर मिसाइल चांद से टकराती है, जिससे उसके अंदर जो ब्राउन डॉर्फ का टुकड़ा है वो अपनी दिशा बदल देता है। चांद और भी तेजी से घूमने लगता है। वो और भी तेजी से अब धरती की तरफ आ रहा है। दरअसल इन्हें चांद के टुकड़े करने के लिए मिसाइल को उसी क्रैक के अंदर डालना होगा जहां से ब्राउन डॉर्फ अंदर गया है। उसी की वजह से उसमें क्रैक हुआ है। लेकिन मिसाइल को उस जगह भेजने के लिए किसी को चांद पर जाना होगा, ताकि इन्हें उस जगह की सही लोकेशन यानी कि कोऑर्डिनेट्स मिल सकें। साथ ही इन्हें एक बहुत बड़े डिवाइस को बनाना होगा, जिस डिवाइस को इन्हें चांद पर असेंबल करना है। उससे चांद की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी तरह से बदल जाएगी और वो ब्राउन डॉर्फ जो कि चांद के अंदर है वो अपने आप ही बाहर निकलकर अंतरिक्ष में दूसरी दिशा की तरफ चला जाएगा। ये मिशन बहुत ही खतरनाक है, जिसके लिए रोलैंड और एलेक्स को चुना जाता है। मिशन पर जाने से पहले रोलैंड अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। वहीं एलेक्स, जिसके बच्चे मिसिंग है, वो मैडी से कहता है कि तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। एलेक्स के बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ थे, पर अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो शहर जाना चाहते हैं। तभी उनके पास एक आदमी आता है जो कहता है कि मैं तुम्हें शहर तक छोड़ दूंगा। वहीं एलेक्स, रोलैंड और उनके साथ कुछ और एस्ट्रोनॉट्स अब चांद की तरफ निकल चुके हैं। जल्दी ये सब के सब चांद की सतह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस को एक्टिवेट करना है। साथ ही इन्हें उस लोकेशन का पता लगाना है जहां पर क्रैक है। वो लोकेशन यहाँ से 6 घंटे की दूरी पर होती है। इसीलिए रोलैंड एक दूसरी एस्ट्रोनॉट के साथ अपने क्राफ्ट से उस तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब ये उस जगह पर पहुंचते हैं तो इनका क्राफ्ट क्रैश हो जाता है। साथ ही इनका कनेक्शन अर्थ से टूट जाता है। रोलैंड के साथ जो दूसरी एस्ट्रोनॉट होती है वो उस क्रैक के अंदर गिर जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब रोलैंड के पास उस जगह के कोऑर्डिनेट्स यानी कि लोकेशन है, जिस लोकेशन को वो अर्थ तक भेज देता है। वहीं एलेक्स को दिखाया जाता है जिसने उस डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया है। पर मिसाइल को लॉन्च करने से पहले इन्हें कहा जाता है कि तुम वहां से निकल जाओ। एलेक्स रोलैंड को वापस आने के लिए कहता है, पर रोलैंड कहता है कि मैं वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उसका जो क्राफ्ट है वो क्रैश हो चुका है। वो एलेक्स से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। हालांकि एलेक्स ऐसा नहीं करना चाहता, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए वो चांद की सतह से निकल जाता है। वहीं अर्थ से मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है, जो उस क्रैक के अंदर चली जाती है जहां पर ब्राउन डॉर्फ है। साथ ही ये अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस को एक्टिवेट कर चुके होते हैं, जिससे ब्लास्ट होने के बाद ब्राउन डॉर्फ जो कि चांद की सतह के बिल्कुल अंदर था वो बाहर निकलकर चांद से अलग हो जाता है। चांद के 2 टुकड़े भी हो जाते हैं। लेकिन इन सब में रोलैंड की मृत्यु हो जाती है। रोलैंड ने अपनी जान देकर दुनिया को बचा लिया।
क्योंकि इनकी वजह से ब्राउन डॉर्फ वहाँ से बाहर निकल चुका है, जिस वजह से चांद पूरी तरह से अपनी जगह पर स्टेबल हो गया है। अब वो अर्थ की तरफ नहीं आ रहा, यानी कि दुनिया बच चुकी है। जल्दी एलेक्स अर्थ पर वापस आ जाता है, जहाँ पर खुद प्रेसिडेंट उसका स्वागत करते हैं। मैडी भी उससे मिलने के लिए आती है। मैडी के पास उसके दोनों बच्चे होते हैं, जिनसे मिलकर वो बहुत खुश हो जाता है। आसमान में हम उस टूटे हुए चांद को देख सकते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि इंसानों को जिंदगी जीने का एक दूसरा मौका मिला है। हमें रोलैंड की जिंदगी के कुछ आखिरी पल भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर चांद पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड, जिससे उसने शादी कर ली थी, उसके लिए एक आखिरी मैसेज लिखा होता है, जिस मैसेज को देखकर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।